नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में रहेगी 2023 की न्यू एडिशन जैन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज रहेगी। दोस्तों आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए थे, उन्हीं सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आज की क्लास में वैसे देखा जाए तो बीए फर्स्ट ईयर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल के भौतिक आधार, दोस्तों ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर पर अध्ययन करने वाले। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी आज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। दोस्तों आज की क्लास, क्योंकि मैंने उन्हीं सवालों को आज की क्लास में इंक्लूड किया है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों ये रहे आप सभी के सामने सवाल। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार आप सभी के सामने हर वन वीक सीरीज का कंटेंट पेश करवाता हूं जो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों आप इस YouTube की प्लेलिस्ट, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। दोस्तों आप जरूर चैनल को शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों ये विवेकानंद जी की कुछ लाइनें हैं कि कोई भी हमारा कोई बुराई करे, हमारी कोई बुराई करे, हमें देखकर हमारी कोई बुराई करे या फिर हमें कुछ कहे, अब सब कहे तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए और उसे उत्तर देने से कोई बैर तो नहीं होता है। वैसे हमें कोई सवाल पूछे, हमारी कोई निंदा करे तो उससे हमें कोई बैर तो नहीं, यानी उसमें उससे कोई दुश्मनी तो नहीं होती है, लेकिन अपने मन को शांत रखने के लिए हमें अपने मन को कह लेना चाहिए कि मन तू शांत हो जाए। दोस्तों अपने मन को कह लेना चाहिए कि वहां पर मौन की स्थिति धारण कर लेनी चाहिए। जहां पर हमें कोई हमारी दूसरा बुराई करे तो वहां पर हमें मौन की स्थिति धारण कर लेनी चाहिए, अपने मन को कह लेना चाहिए कि मौन हो जाओ। और जो अपने कर्तव्य पर जुड़ा रहता है, जो अपने काम में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज नहीं करता है, उसे आंतरिक प्रसन्नता वो रहती। दोस्तों जो अपने कार्य के अंदर, अपने खुद के कार्य के अंदर जुटा रहता है, यानी अपने कार्य में बिजी रहता है और दूसरों के अवगुणों के बारे में नहीं सोचता है दोस्तों, तो वो ही आंतरिक प्रसन्नता के लायक हो जाता है व्यक्ति। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं मुस्कुराए नहीं। दोस्तों जीवन में हंसते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और ऐसा मुख ही कौन किस काम का जो हंसे नहीं मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को स्थिर रखना चाहते हैं, अपनी मन की शक्ति को, आंतरिक इच्छाओं को, अपनी मन की शक्ति को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको दूसरों के प्रति आलोचना और अपने खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों अपने खुद पर ये डिसीजन लेकर ही कंट्रोल रखना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं वो गलत है या फिर सही है। दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन में ये साखियां रहती है, ये पॉइंट रहता है कि अपने खुद पर कंट्रोल और दूसरों के प्रति आलोचना से दूर रहना चाहिए। दोस्तों हिम्मत को कभी हारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों आज की क्लास इस मोटिवेशन, अत्यंत महत्वपूर्ण मोटिवेशन लाइनों के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 118वें सवाल को मैंने आज की क्लास में इंक्लूड किया है, क्योंकि ये 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। संरचनात्मक सोपान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। संरचनात्मक सोपान कैसा सोपान? संरचनात्मक सोपान, संरचनात्मक सोपान क्या है? नदी तल मार्ग के कोमल कठोर चट्टानों की परतें एकांतर क्रम में क्षैतिजिक स्थिति में बीसी हो तो जलधारा द्वारा मुलायम चट्टानों का आपर्दन शीघ्र से नहीं हो जाता, जबकि कठोर परत अपरिवर्तित है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि जब नदी तल मार्ग में, जब नदी का तल है, नदी कोई चल रही है, उसका तल है, उसके तल में कोमल कठोर चट्टानों की परतें एकांतर क्रम में क्षैतिज में स्थित रहती है। दोस्तों इस प्रकार ये मान लो कि नदी जा रही है तो उसमें क्या क्षैतिज खड़ी रहती है, यूं ही होती है, उसमें चट्टानें होती है। ये नदी है तो नदी के अंदर वो चट्टानें होती है अंदर वाली, तो वो भी इस प्रकार उसी दिशा में झुकी हुई रहती है। क्षैतिज दिशा में बीसी यानी झुकी हुई रहती है। जलधारा मुलायम जल द्वारा
जलधारा द्वारा मुलायम चट्टानों का अपरदन शीघ्रता से हो जाता है, जबकि कठोर परत अपरिवर्तित। दोस्तों, जलधारा में जब जल नदी में बहता है तब नीचे जो कठोर भाग होता है, पहाड़ का कठोर भाग होता है, वहां पर जो मुलायम चट्टानें होती है वो तो उसका अपरदन यानी कि वो टूट जाती है, लेकिन कठोर चट्टानें होती है वो अपरिवर्तित रहती है। ऐसी दशा में नदी घाटी में तल में दोनों तरफ सोपानाकार सीढ़ियां बन जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति बन जाती है तब दोनों तरफ, नदी की दोनों तरफ सोपानाकार सीढ़ियां बन जाती है। इन्हीं को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रकार आपको समझा सकता हूँ, इसको एक पेज की सहायता से उसको मैं आपके सामने रखूंगा कि हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस सोपान को समझ लेता है कि ये क्या है संरचनात्मक सोपान। दोस्तों, मान लो कि ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी है, इस प्रकार ये नदी है और यहाँ पर ये पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पानी बह रहा है। तो नदी के अंदर जो चट्टानें होगी, ये मान लो कि पहाड़ों के अंदर नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी के अंदर जो चट्टानें होगी तो वो इस प्रकार ये रेखाओं को धारण कर लेगी, और इन रेखाओं में जो मुलायम रेखाएं होगी वो तो चली जाएगी, लेकिन जो कठोर, इस प्रकार कठोर जो रेखा है या फिर पहाड़ों की जो संरचना है वो रह जाती है और अपरिवर्तित रहती है और यानी रह जाती है। तो ऐसी दशा में नदी घाटी के तल में दोनों तरफ सोपानाकार सीढ़ियां बन, जब दोनों तरफ इधर इधर ये सोपानाकार चट्टानें बन जाती है दोस्तों, इस प्रकार। तो इसे ही सोपानाकार संरचनात्मक सोपान के नाम से जानते हैं दोस्तों। अत्यंत महत्वपूर्ण था। ओके, संरचनात्मक सोपान को समझ गए दोस्तों। एक है 119वां सवाल है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। गोखुर झील क्या है? गोखुर झील के बारे में लिखना है। 2017 के एग्जाम में पूछा गया कि गोखुर झील क्या है। साड़न झील या गोखुर झील, इसको साड़न झील भी कहते हैं या फिर गोखुर झील भी कहते हैं। परिपक्व जो बांध होता है परिपक्व बांध के मैदान में नदियां प्राय विसर्पी, मोड़दार, घुमावदार मार्ग में प्रवेश। दोस्तों, जब परिपक्व बांध होता है तो उसमें नदियां हैं वो विसर्पी या फिर विसर्पी यानी कि मोड़ाकार, घुमावदार, इस प्रकार मोड़दार, घुमावदार प्रवाहित होती है। किंतु जब बांध के समय नदी में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। दोस्तों, जब बांध उठ जाती है, जब पानी नदी में अधिक हो जाता है, तब बाढ़ के समय जब जल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो वह सीधे मार्ग में बहने लगती है। दोस्तों, नदी तो आड़ी टेढ़ी बहती है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है, अधिक पानी हो जाता है, तब क्या होता है कि वो सीधे सीधे तरीके से बहने लगती है और विसर्पी वाले पुराने मार्ग को छोड़ दे। दोस्तों, जिस प्रकार नदी इस प्रकार बहती है, घुमावदार स्थानों की तरह बहती है, जब पानी अत्यधिक हो जाता है तो वो सीधी बहने लगती है, वो पहले वाले स्थानों को छोड़ देती है। यह कह रही है बात। विसर्पी मोड़ के प्रवेश स्थल पर मलबे का निक्षेप होते रहने से विसर्पी के रूप में स्थित जलीय भाग मुख्य नदी से पृथक हो जाता है। दूसरे, विसर्पी मोड़दार भाग होता है, स्थल होता है, वो मलबे का निक्षेपण रहने से विसर्पी रूप में स्थित जलीय भाग में मुख्य नदी में पृथक हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार ये विसर्पी भाग होता है, टेढ़ा मेढ़ा भाग होता है, वो अत्यधिक बाढ़ होने पर एक ही यानी कि पृथक नदी के रूप में बहने लगता है और जल का रूप धारण कर लेता है। इन झीलों को आकृति के अनुसार गोखुर झील कहते हैं। नदी से पर्याप्त जल भाग रूप में निर्मित होने के कारण साड़न भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि जब नदी इस प्रकार बहती है टेढ़ी मेढ़ी और वो नदी में जल अधिक होने के कारण वो सीधी बहने लगती है, यानी कि पहले वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग था उसको छोड़कर वो नदी है वो सीधी बहने लगती है। तो इस प्रकार की जो नदियां होती है उसे गोखुर झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं इसको समझा लेता हूँ कि जिस प्रकार नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती है, नदियां होती है वो झीलें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी, झीलों की बात हो रही है कि जिस प्रकार झीलें टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो वो उस झीलों के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो गई, यानी वो झीलें भरी हुई चलती है तो वो सीधी इस प्रकार वो थोड़ा अपने मार्ग को सीधा कर लेती है। पहले बहुत ही ज्यादा टेढ़ा था लेकिन वो बाद में थोड़ा थोड़ा सीधा कर लेती थी। तो इस प्रकार की जो झीलें होती है उसे गोखुर झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, अत्यंत महत्वपूर्ण था।
दोस्तों आज की क्लास में एक और सवाल है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, उसको मैंने रखा है। क्या है? 129वां सवाल है दोस्तों, 2019 के एग्जाम में पूछा गया कि बहुचक्रीय स्थलाकृति क्या होती? बहुचक्रीय स्थलाकृति कैसी सक्रिय? बहुचक्रीय वह स्थलाकृति, वो स्थलाकृति जिसका विकास एक से अधिक अपर्दन चक्रों अथवा अनेक आंशिक अपर्दन चक्रों के अंतर्गत हुआ होता है। दोस्तों बहुचक्रीय यानी कि वह स्थलाकृति, ऐसा स्थल, वह स्थलाकृति जिसका विकास, ऐसी स्थलाकृति जिसका विकास, जिसका निर्माण एक से अधिक अपर्दन चक्र अथवा अनेक, एक से अधिक अपर्दन चक्र अथवा आंशिक अपर्दन चक्रों के अंतर्गत हुआ है, बहुचक्रीय स्थलाकृति कहते हैं। दोस्तों इसको मैं एक पेज के माध्यम से समझा लेता हूँ। दोस्तों इसको समझना पड़ता है, इसलिए मैं आज की क्लास में इसे एक पेज के ऊपर लेकर इसको समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है, कि बहुचक्रीय स्थलाकृति क्या होती है। जिस प्रकार मान लो कि ये कोई है, ये कोई भूभाग है, ठीक है, ये कोई जमीन का टुकड़ा है, क्या है? जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। तो और यहाँ पर इस प्रकार झील बह रही है, क्या बह रही है? झील बह रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर कोई स्थान है, ठीक है, वो इस प्रकार है, पहाड़ी के रूप में ये स्थान है, ठीक है, एक पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ी के रूप में स्थान है। जब इस नदी में जो पानी बह रहा है, इस नदी में जो पानी बह रहा है वो अत्यधिक हो जाता है। दोस्तों कैसा हो जाता है? अत्यधिक, यानी कि इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वो एकदम सीधा चलने लगता है। पानी कैसा चलने लगता है? सीधा चलने। तो पानी सीधा चलने लगेगा तो ये थोड़ा भाग कट हो गया, यानी कि यहाँ से वो अपर्दन करके थोड़ा थोड़ा पहाड़ के रेत के टुकड़ों को लेता जाता यहाँ की जो पहाड़ का जो भाग था उसे सीधा कर लेगा, यानी कि यहाँ पर एक स्थल का निर्माण हो जाएगा, एकदम समतल हो जाएगा, ये नदी के रूप में हो जाएगा। क्योंकि जब कोई पहाड़ पर नदी चलती है तो वो पहाड़ भी टूट जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहाड़ पर नदी चलने लगी है, पहाड़ से घिसती हुई नदी यहाँ पर चल रही है। ये पहाड़ था, ये कोई एरिया है, एरिया में झील बह रही है और यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ के पास में से यानी पहाड़ टूटता यहाँ पर स्थलाकृति बन जाती है। और यहाँ से कोई आ रहा है, मान लो कि इधर से भी पानी आ रहा है, तो इधर से भी वो एकदम क्या बन जाती है? यहाँ से भी स्थलाकृति। जब वो यहाँ से भी स्थलाकृति बन जाती है तो इस प्रकार के भूभाग को बहुचक्रीय स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुचक्रीय स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन जाती है, ये पहाड़ टूट कर घिस कर यहाँ पर भी स्थल बने, यहाँ पर भी स्थल बना और यहाँ पर भी स्थल बना होगा, तो मान लो कि यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी स्थल, यानी अनेक प्रकार से इधर से इस तरह से स्थल बन गया, यानी कि बहुचक्रीय, यानी अलग अलग प्रकार के चक्र बनकर स्थल बना, यानी बहुचक्रीय स्थल के नाम से जानते दोस्तों। ओके, और एक और सवाल था इसमें दोस्तों, इंपॉर्टेंट मुझे लगा, आज की क्लास में इसको रख लेते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल है 130वां, नदी में मोड़ों को मियांडर क्यों कहते हैं? नदी में जो मोड़ होते हैं, नदी इस प्रकार चलती है, नदी में जो मोड़ होते हैं तो उसे मियांडर के नाम से क्यों जानते हैं? एशिया माइनर की एक मियांडर नाम की नदी है। दोस्तों एशिया माइनर की एक नदी है, एशिया माइनर की एक नदी है जिसका नाम क्या है? मियांडर नाम के नाम से जानी जाती है, जो बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी के नाम पर, नदी के मोड़ों को मियांडर के नाम से। दोस्तों एशिया माइनर, छोटे एशिया माइनर की जो नदी एक नदी है जिस वो मियांडर नाम से जानती है। दोस्तों एशिया माइनर की एक नदी है, उस बहुत ही बड़ी नदी है, उसको मियांडर नाम से जानते हैं। और इस नदी की खास बात यह है कि बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। दोस्तों इस प्रकार बड़े बड़े मोड़ों के साथ में ये नदी प्रवाहित होती है, इसलिए अनेक नदियां होती है जो भी थोड़े थोड़े मोड़ होते हैं उसे भी क्या कहते हैं? मियांडर नाम दे दिया जाता है। ओके, एक और सवाल है, 121वां सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किस नदी के मुहाने के लिए तथा किसने किया था? सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का उपयोग किस नदी के मुहाने के लिए किया गया था? किस नदी के मुहाने? डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के लिए। किस नदी के लिए? नील नदी के लिए हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने नील नदी के लिए
इस डेल्टा शब्द का उपयोग किया था। डेल्टा शब्द का उपयोग नील नदी के लिए हेरोडोट्स ने किया था। हेरोडोट्स से नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का उपयोग किया गया। दोस्तों समझ गए होंगे। एक और सवाल है,